हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के हौसले को, आप लोगों के जज्बे को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। और जो आप लोग के अंदर टेस्ट को लेकर उत्सुकता है, उसको भी। प्यारे बच्चों, हमने कल कहा था कि अगर 1000 कमेंट्स पूरे होते हैं इस क्लास में, मतलब मेरा कल एक हुआ था क्लास, अगर इसके नीचे 1000 कमेंट पूरा होता है तो मैं टेस्ट लूंगा। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 1000 कमेंट किया उसके नीचे, तो भाई ये जो जज्बा आप लोग के अंदर है, जो लालसा है टेस्ट को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों पहला है, यानी कि फर्स्ट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पहला टेस्ट है और हर संडे हम प्रयास करेंगे बच्चों कि आप लोगों के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए। ये पहला संडे है और टेस्ट में बहुत मजा आता है। मैं पिछले साल भी ले रहा था टेस्ट, पिछले वाले बैच में, तो वहां पर भी बच्चे बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत जोश और जुनून के साथ टेस्ट देते हैं। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026, यानी मैट्रिक का आप लोग का पेपर 2026 में होने वाला है। और आज बच्चों लिखा है ना, संडे है आज, और स्पेशल टेस्ट होने वाला है। संडे को स्पेशल टेस्ट ऑल सब्जेक्ट का है। और कौन बनेगा विजेता, बताओ जल्दी हाथ खड़ा करके बताओ, आज कौन बनेगा विजेता? कौन वह विद्यार्थी है जो 50 में से 50 क्वेश्चन सही करेगा? जल्दी बताओ कौन है वो। फटाफट से बताइए भाई, कौन है वो विद्यार्थी जी? सर हम हैं, हम हैं, हम हैं। सभी बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि आप इस बार विजेता बनने वाले हो, लेकिन पता नहीं अब रियल में कौन बनने वाला है, वो तो देखना पड़ेगा बच्चों, जब हमारा बच्चों भी एग्जाम स्टार्ट होगा तो। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। बहुत लंबा बच्चों, लंबा आज एक टेस्ट में आप लोग जा रहे हैं। प्यारा सा मोटिवेशन है मेरे विद्यार्थी जी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यानी सपना आपका ऐसा होना चाहिए भाई जिसमें जान हो, जिसके लिए आप मेहनत करते हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके हौसले बड़े होने चाहिए बच्चों। तो चलिए, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, जैसा डेली आप लोग करते हैं। जैसे ही बच्चों क्लास में जुड़े हैं, तो एक एक विद्यार्थी, है ना, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, और क्लास को लाइक कर दीजिए। मिनिमम बच्चों आज का लक्ष्य है 3.5 के बच्चे का। यानी मेरा ऐसा मानना है कि आज के टेस्ट में 3500 बच्चे जुड़ने चाहिए। 2500 तो जुड़ गए हैं, और एक एक बच्चे को अगर आप शेयर कीजिएगा तो वो तुरंत 2500 ना 3500 हो सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में एक पोल हुआ है, क्या आपने शेयर कर दिया? तो यस और नो पर जवाब दीजिएगा कि हाँ या ना, आपने शेयर कर दिया है या नहीं किया है। जल्दी बच्चों, एक पोल हुआ है नीचे, क्या आपने इस क्लास को शेयर कर दिया है? यस और नो पर क्लिक जरूर कीजिए आप लोग, और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले ये है बच्चों ड्रीम 450 कोर्स। इसी कोर्स में आपकी पढ़ाई होती है, ऐप के अंदर पढ़ाई होती है, और इसकी फीस 749 रुपए है। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन जरूर ले लीजिए। अभी बच्चों हमारा सिलेबस ज्यादा नहीं हुआ है, आपको पता है ना कि हमारा सिलेबस ज्यादा नहीं हुआ है। इतना ही बच्चों आपकी होगी पढ़ाई जितना मतलब टेस्ट उतना ही होगा जितना सिलेबस। तो मैथ में बच्चों कितना चैप्टर हुआ है? तो मैथ में सिर्फ एक चैप्टर हुआ है जिसका नाम है बच्चों ट्रिगो। साइंस में अगर हम बात करें कितने चैप्टर हुए हैं, तो साइंस में बच्चों सिर्फ फिजिक्स का एक चैप्टर हुआ है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बच्चों, एसएसटी का क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है, आई एम रियली सॉरी, अगले टेस्ट से मैं करूंगा। और बच्चों हिंदी में अगर हम बात करें, तो हिंदी में हमारे कुल एक हिंदी में बच्चों 6 चैप्टर खत्म हुआ है। 4 चैप्टर वर्णिका से और 2 चैप्टर हमारे हमारे बच्चों कहाँ से, हमारे गोधूली बुक से। और बच्चों व्याकरण में 1-2 चैप्टर व्याकरण में निकला है, एक चैप्टर व्याकरण में। तो अभी सिलेबस ही हमारा बहुत कम हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट आज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों अगर स्टार्ट किया जाए, अब सिलेबस धीरे 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 सिलेबस घींचा जा रहा है। तो चलिए एक बार दिल बनाकर भेजिए अगर आपको लगता है कि गुरुजी हम तैयार हैं। अब पहला क्वेश्चन हम कठिन रखे हैं, आप लोग अगर सिस्टम फाड़ देंगे तो देखते हैं आज कौन बाजी मारता है। जल्दी से दिल बनाकर भेजो अगर आप लोग तैयार हो तो। अप्रोक्स मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी सब लोग फटाफट 3000 के आसपास विद्यार्थी जी सेशन में जुड़ चुके हैं मुझे लग रहा है। चलो भाई, पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन खतरनाक,
खतरनाक सवाल, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए। पहला सवाल आपके लिए, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा? बच्चों जल्दी बताओ किसके बराबर होगा? सब लोग सोच रहे हैं भाई क्या होगा अब ना, तो देखते हैं किसके बराबर होगा। तो 2 tan 30, तो 2 tan का मान 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। मेरे विद्यार्थी जी 2/√3 होगा, और 1 प्लस में 1/3, तो मेरे बच्चे 2/√3 और नीचे हमारा 3 होगा, और यहाँ से 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो 2/√3 और ये 3 गया ऊपर, 4 आया नीचे, तो ये कट के बच्चों √3 बार में कटेगा, और ये इसके 2 बार में, तो √3/2 इसके नीचे आएगा। अब बताओ कौन सा सही ऑप्शन होगा? सब लोग आंसर लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर sin 60, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं tan 60। तो सही उत्तर बच्चों पहले ही क्वेश्चन में पता चल गया होगा कि आपकी क्षमता, आपका पोटेंशियल क्या है। साइन में 60 डिग्री मान होगा, क्योंकि sin 60 का मान √3/2 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में पता चल गया होगा भैया। चलो सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। tan थीटा बराबर होगा, यानी tan थीटा किसके बराबर होगा? टेस्ट का दूसरा सवाल, tan थीटा किसके बराबर होगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। गुरुजी मैथ नहीं होता है हमसे, अरे 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 बच्चों cot 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है tan थीटा। अगर आपने आंसर ये टिक किया है अपनी कॉपी में तो बिल्कुल सही टिक किया है, और सभी आंसर अपने कॉपी में जरूर लिखना बच्चों कि एक का आंसर ये होगा, दो का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि cos 60 डिग्री +1 और नीचे cos 60 डिग्री -1 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? बच्चों cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, उसमें +1 करना है। cos 60 का मान 1/2, उसमें -1 करना है। बच्चों एलसीएम इसका 2 होगा, एक में से जोड़ेंगे 2 को, और नीचे हमारा 2 आएगा, एक में से घटेगा 2, ऊपर हो गया बच्चों 3/2 और नीचे -1/2, 2 कटा दीजिए। अगर आपका आंसर -3 आया है, अगर आप में से किसी भी बच्चे का आंसर -3 आया है तो बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों। -3 आंसर मैच कीजिएगा, आंसर -3 होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है भाई। सतीश कुमार, अंशु हैं, अंकित हैं, सत्यम है, बिट्टू हैं, और बच्चों श्रेया भारती हैं, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताओ क्या होगा? जल्दी फटाफट स्पीड में। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहां से लिखेंगे cos थीटा बराबर 1, और यहां पर रूट के 2 है तो ये √2 यहां आ जाएगा। अब बताओ cos में कितने डिग्री का मान 1/√2 है? तो अगर आप आंसर 45 डिग्री कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। आपको कोशिश करना है बहुत फास्ट आंसर करने का, बहुत फास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आई एम रियली सॉरी, ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? जल्दी करो फटाफट से। तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक प्यारा सा पढ़ा था भाई कि 1 प्लस कॉट, ऊपर हमारा कॉट है तो रिजल्ट हमारा कॉट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है। ठीक है ना, 6 नंबर, √5 कौन सी संख्या है? बच्चों 10th में तो आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है अभी, लेकिन 9th क्लास तक जो आप लोग पढ़ कर आए हैं उसके अनुसार से, उस नॉलेज के अनुसार से आप बताइए कि रूट के अंदर 5 कौन सी संख्या है? रूट के अंदर 5 कौन सी संख्या? शुभम भाई, कृष्णा, हिमांशु, विराट, मयंक, जल्दी बताओ रूट के अंदर 5 कौन सी संख्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे बच्चों, 7 है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये आपको बताना है जल्दी से। ठीक है ना। मतलब पता नहीं कोई यूट्यूब पर ऐसा कुछ हमारा सिस्टम हो गया भाई, बच्चे पहले बहुत ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे बच्चे कम हो जाते हैं, फिर बच्चे बढ़ जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों से इसके बारे में शिकायत किया था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी अगर आपने टच किया है तो बिल्कुल बिल्कुल सही टच किया है
नेक्स्ट 8वें नंबर क्वेश्चन पर पूरा ध्यान दीजिए। कॉस पाई अपॉन 3 का मान क्या होगा? कॉस पाई अपॉन 3 का मान क्या होगा? आप सब लोग जानते हैं कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई बराबर 180 डिग्री होता है, और पाई अपॉन 3 का मान अगर निकालेंगे तो 180 डिग्री बटा 3 यानी कि 60 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कॉस 60 डिग्री का मान। मेरे बच्चे क्या पूछा है? कॉस 60 डिग्री का मान। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल सही है ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गुरुजी गुरुजी आप टाइम दे नहीं रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, टाइम देना है, चलो ठीक है ठीक है, और टाइम देते हैं। अगला सवाल टाइम है। बताओ भाई 9 नंबर सवाल का आंसर कितना होगा? हर सवाल में आपको 30 सेकंड दिया जाएगा। चलो टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 10-15, 10-20, 10-70, 10-75 का मान क्या होगा? हाँ, 30 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है। आपको 30 सेकंड के अंदर सही उत्तर बताना पड़ेगा। मेरे विद्यार्थी जी, 10-15 और यहाँ पर लिखा है 10-75, इसको मिलाने से 90 होता है, और इन दोनों को मिलाने से अरे 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 मिस टाइपिंग, आई एम रियली सॉरी बच्चों, ये 70 नहीं है, यहाँ पर भी 10-70 है, सॉरी। पहली बात है कि ये मिलाओ कि ये 10-70 डिग्री है। अब सही करना है क्वेश्चन, अब सही कीजिए, पहले क्वेश्चन ही गलत था। तो आप देखेंगे कि 10-15 और 10-75, 10-20 और 10-70, ठीक है। तो इसको भी देखने पर देखेंगे तो दोनों में कितना होता है? दोनों 90 डिग्री। तो आंसर इसका 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर आता है 10। 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस कॉस 10वां क्वेश्चन है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? थोड़ा फास्ट करेंगे, कोई बात नहीं गुरुजी, हम समझ लेंगे। अच्छा ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और ये गलत बात है, इसमें दो दो साइन है, तो ये एक में होगा माइनस साइन, एक में होगा माइनस कॉस। तो आप बताओ एक्चुअल में इसका सही उत्तर क्या होगा? तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का एक्चुअल आंसर होगा साइन थीटा, आप लोग जानते हैं। तो बच्चों पहले 10 सवाल में अभी तक का जो आपका सफर रहा है, अभी तक में आपने कितना क्वेश्चन सही किया मुझे बताओ कि सर पहले 10 सवाल में आपका सफर कैसा रहा? ठीक है, जल्दी बताओ। अगर मान लो ये कॉस की जगह पर लिखा होता मेरे बच्चे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या कहते? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप कहते इसका सही उत्तर होता कॉसेक थीटा। और मैंने पूरा ना पूरा सारा, जैसे मान लो बच्चों अगर क्वेश्चन होता कॉट, है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या कहते? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप कहते टेन थीटा। यानी कि पूरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1+10² थीटा क्या होगा? 1+10² थीटा क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है ना? पहले आप लोग आंसर कीजिए कि 1+10² थीटा बराबर क्या होगा मेरे बच्चे। तो ये फॉर्मूला बना कहां से है? ये फॉर्मूला बना है सेक स्क्वायर थीटा और -10² थीटा इज इक्वल टू 1 से। फिर हमने बनाया भाई कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+में 10² थीटा। तो ये तो यहां से आ रहा है ना कि, है ना। और अगर हमें सिर्फ चाहिए बच्चों, और सिर्फ अगर चाहिए, हाँ, 1+10² थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अगला सवाल है कि भाई अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कॉट थीटा के बराबर है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, कौन सा कॉट थीटा के बराबर? थोड़ा फास्ट कमेंट करो प्लीज, कौन सा कॉट थीटा के बराबर है? सर ऊपर हमारा साइन दे दो, है ना, ऊपर साइन नीचे कॉस, दिस इज टेन थीटा, ऊपर कॉस नीचे साइन, दिस इज कॉट थीटा बच्चों, ठीक है ना। तो हमें पूछा है कॉट थीटा के बराबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी टच किया है तो वो 100% सही है बच्चों। अपने अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना एक बार, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने दोस्तों में सेशन को शेयर जरूर 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 करो। अगला क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट है एक से लेकर के अगर हम एक से लेकर के 90 डिग्री तक चलते हैं कॉस को लिख करके, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? और सबके बीच में मतलब गुना का चिन्ह दिया है।
1 से लेकर के 90 तक में रिजल्ट क्या मिलेगा, जल्दी बताओ फटाफट। 1 से लेकर 90 तक में क्या रिजल्ट मिलेगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे कि cos 90 डिग्री का जो मान होता है ना, cos 90 का मान 0 होता है। तो बच्चों पूरी दुनिया इधर अगर आपके पास आ जाए, लेकिन cos 90 अगर 0 है और सब में गुना का चिन्ह है, तो आंसर 0 होगा, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखिए जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर। अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है। 9th क्लास तक में मेरे बच्चे 9th क्लास तक में अगर आपके अंदर नॉलेज होगा, 9th क्लास तक में आपने कहीं पढ़ा होगा कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो बताओ बच्चों। अगर हम यहां पर देखें, अभाज्य संख्या मतलब किसी पहाड़े में नहीं आती है। 25 5 के पहाड़े में आती है, 16 2 8 और 2 8 4 के पहाड़े में आती है, 15 3 5 के पहाड़े में आती है, 29 देखोगे तो ये किसी पहाड़े में नहीं आती है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या बोलोगे? सबसे स्मॉल, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे बच्चे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है मेरे बच्चे। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे बच्चे तो 2 अंकों की 11 होती है। ऐसे बच्चों 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, निम्नलिखित में कौन सा cos थीटा के बराबर है? एक फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला बच्चों। एक फॉर्मूला है कि कौन सा इसमें cos थीटा के बराबर है। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला बना कहां से। ये फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी हम यहां से बनाना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से कॉस थीटा बनाना चाहूं तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज सो सिंपल बच्चों कि कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दें। ऑप्शन नंबर किसको लॉक किया जाए? बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी, श्रवण कुमार, अवधेश कुमार, जितेंद्र कुमार, रितेश कुमार, संध्या। एक बार बच्चों अपने अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो। आप कहां से देख रहे हो? ये क्लास चलती है बच्चों कटिहार जिले से। और आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में झर्रिया लगा दो भाई साहब, बिहार के एक एक जिले से, ठीक है। जल्दी फटाफट से आप लोग एकदम कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए बच्चों फटाफट से। यस, बक्सर, सिवान, वेस्ट चंपारण, नवादा, समस्तीपुर, अड़िया, रोहतास, मधुबनी मेरे बच्चे, दरभंगा, औरंगाबाद, अररिया, ठीक है ना, सहरसा है, मोतिहारी है भाई, बिहार। अच्छा बिहार तो पूरे स्टेट, हम लोग तो बिहार से ही है ना सब लोग, है ना। सीतामढ़ी है, सिवान है, बहुत अलग अलग जगह से सभी बच्चे देख रहे हैं। सबने कमेंट बॉक्स में पहले बच्चों भेज दिया। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि अप्रोक्स 5000 के आसपास बच्चों ने पोल भी किया है, तो आप लोगों की संख्या बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, है ना। मान किसके बराबर होगा? चलो हर जगह से आप लोग देख रहे हैं, चलिए पढ़ाई कीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। हर जगह से आप लोग की संख्या है। तो देखो हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमने ये उल्टा नहीं पढ़ा था। इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस वाला है वो हो जाएगा माइनस में। बराबर बच्चों, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये -1 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि अगर हम 10 पहले लिखते हैं तो -1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक उसी प्रकार से आप लोग मुझे बताना, अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे कि बताओ भाई कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेम रिजल्ट यहां पर भी -1 होगा, यहां पर भी -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉसेक 15 डिग्री का मान क्या होता है ना। कॉसेक 15 का मान क्या होता है जल्दी बताओ। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक में, है ना, माफ कीजिए 15 नहीं 45, वो 11th क्लास मुझे याद आ गया। कॉसेक 45 का मान क्या होगा? तो बच्चों कॉसेक 45 का मतलब है कि सेक 45, और कॉसेक 45 सेक 45 सबका मान बराबर होता है। पहले आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, सब लोग सी 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 कह रहे हैं, सी को लॉक कर दें। बिल्कुल सी को लॉक किया जाए, सी बिल्कुल सही आंसर है।
18 नंबर क्वेश्चन है 1 + cot² अपॉन 1 + tan² मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो बच्चों टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन जो दोबारा आपके टेस्ट में आया है, तो इस क्वेश्चन को कोई भी गलत मत करना प्लीज। एक भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत मत करना। ठीक है, 1 + cot² अपॉन 1 + tan²। तो ऊपर हमारा कॉट है तो रिजल्ट हमें कॉट ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी को लॉक किया जाए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डिपेंड करता है कि 9th क्लास में आपका बेस कैसा था। 9th क्लास का क्वेश्चन है ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। जल्दी बताओ, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो सही आंसर होगा दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। आपने 9th क्लास के अंदर बच्चों क्षेत्रमिति चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी से, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मेरे बच्चे 4πr²। ये होता है गोले का। मेरे बच्चे अगर मैं पूछूं अर्धगोले का बताओ, अर्धगोले का बताओ, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का होता है 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पूछा जाए तो, अर्धगोले का संपूर्ण ना, अर्धगोले का संपूर्ण पूछा जाए तो अर्धगोले का संपूर्ण होता है बच्चों, है ना, 3πr²। 3πr²। बच्चों गोले का आयतन आपको याद होगा, लिखिए कॉपी में मेरे साथ में लिखिए सब लोग। गोले का आयतन अगर पूछा जाए तो गोले का आयतन होता है 4/3πr²। लिखिएगा मेरे बच्चे अर्धगोले का आयतन, क्या लिखिएगा, अर्धगोले का आयतन लिखिएगा, अर्धगोले का आयतन लिखिएगा कॉपी में। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr²। तो मेरे विद्यार्थी जी, है ना, मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला तो होना ही चाहिए, आप फॉर्मूले के जादूगर होने चाहिए। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे कि 20 में से अभी तक के सफर में आपने कितना सही किया है। 20 में से कितना सही किया है, प्लीज एक बार लिखकर भेजिए कि 20 सवाल में आपने कितना सही किया है। मैथ में 20 क्वेश्चन थे, है ना। 20 में से कितना सही किया है, 20/20, 20/20। एक बच्चा 18 कह रहा है, बहुत दुख होता होगा ना। एक क्वेश्चन भी गलत होने पर कितना दुख होता है बच्चों, बहुत दुख होता है ना, कि भाई एक क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, है ना। सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने से बहुत ज्यादा दुख होता है मन में, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन, अब तो हल्का विषय आ गया। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बच्चों मैथ को छोड़कर बाकी सब विषय तो हल्का ही तो है। बताइए कमेंट बॉक्स में कि दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, किसको लॉक किया जाए, जल्दी बताओ। जल्दी, यहां पर आप टाइम नहीं ले सकते, यहां अपने दिमाग से पूछो जल्दी सही उत्तर क्या होगा। तो समतल दर्पण बच्चों जो प्रतिबिंब बनाता है वो सदैव और सदैव बच्चों काल्पनिक बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो उत्तल दर्पण होता है वो भी बच्चों सिर्फ और सिर्फ कैसा बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो अवतल होता है, जो अवतल दर्पण होता है वो कैसा बनाता है। तो मेरे बच्चे उसके पास दोनों गुण हैं। वो क्या कर सकता है, वो वास्तविक भी बनाता है, वो वास्तविक भी बनाता है और मेरे बच्चे काल्पनिक भी बनाता है ना। कितनी स्थिति में काल्पनिक बनाता है बताओ, कितनी स्थिति में काल्पनिक बनाता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति में काल्पनिक बनाता है और 5 स्थिति में वास्तविक बनाता है। एक स्थिति में काल्पनिक और 5 स्थिति में वास्तविक बनाता है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जरा दिमाग से थोड़ा जल्दी पूछिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो मेरे बच्चे निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁻8 और मीटर प्रति सेकेंड। ये आप लोग पढ़े होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए।
अगर आपने बी या सी लॉक किया है तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। मैंने पूछा था उस दिन टेस्ट में, आज फिर मैं पूछ रहा हूं कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, जल्दी से लॉक कीजिए, कौन सा होगा? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है मेरे बच्चे, क्या क्या होता है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, यदि किसी बिंब का, मेरे बच्चे यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, अगर बच्चों m का मान नेगेटिव है, अगर बच्चों नेगेटिव ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अगर m नेगेटिव है बच्चों तो बताओ कैसा होगा? मैंने बताया था अगर m नेगेटिव है तो क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा होगा मेरे बच्चे। आपने पढ़ा होगा बैच में, ये वास्तविक एवं उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। शशि कुमार जी, साहिल कुमार, विशाल, मयंक। चलिए 26 नंबर सवाल है, हिंदी का क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मेरे बच्चे श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर पढ़े होंगे, किसके? इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर साहब जी लेखक हैं, जिनका जन्म बच्चों कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जन्म कब हुआ था। कहते हैं आधुनिक सभ्य समाज, है ना, सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसके पीछे रीजन है बच्चों कार्य कुशलता के लिए। क्यों मानता है बच्चों? तो हम लिखेंगे कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो एक निबंध है, उसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891। बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि श्रम विभाजन, क्या पूछा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब अंबेडकर के भाषण का संपादित अंश है। किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण से लिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब अंबेडकर के, बाबा साहब अंबेडकर के किस भाषण से लिया गया है? आपको याद होगा बच्चों भाषण का नाम, भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कॉपी में नोट कीजिएगा। 28 नंबर का आंसर अपनी कॉपी में लिखिए कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, बच्चों यहां मिक्स हो गया है, साइंस और हिंदी वगैरह मिक्स हो चुका है, बड़ा अच्छा लगता है मिक्स क्वेश्चन बनाने में, कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। जल्दी अपने कॉपी में लिखो, समान, भिन्न भिन्न, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर अगर आपने भिन्न भिन्न चुना है तो आप सही चुन पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने दिमाग से पूछिए कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। अपेक्षा मतलब हम तुलना कर रहे हैं कि भाई वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है या निर्वात में। निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहां वायु भी नहीं है। अपने दिमाग से पूछो और बताओ भाई कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में जो प्रकाश की चाल है, वायु में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात की अपेक्षा बच्चों हमेशा कम रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्य कितने भेद हैं? हम ये मानते हैं कि 9th क्लास में आप लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब पढ़ कर आए होंगे, है ना। 8 क्लास में ही बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं इन सभी चीजों को, 6 क्लास में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं कि विशेषण क्या है। तो बच्चों आप पढ़े होंगे कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है हम उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज है, तो राम की विशेषता बताने वाला शब्द है तेज, तो तेज एक विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, है ना पहला होता है गुणवाचक विशेषण, फिर होता है संख्यावाचक विशेषण, फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण, और फिर होता है सार्वनामिक विशेषण। मेरे बच्चे अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ भाई कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप क्या बताएंगे? संज्ञा के बच्चों 5 भेद हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। मेरे बच्चे संज्ञा, सर्वनाम। अगर मैं विशेषण का भेद पूछूं तो विशेषण के मेरे विद्यार्थी जी 4 भेद हैं, है ना। अगर मैं पूछूं बच्चों क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रिया के बच्चों 2 भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। मैं अगर पूछूं बच्चों काल के कितने भेद हैं, तो बताइए बच्चों काल के 3 भेद हैं। एक हमारा होता है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अगर मैं पूछूं बच्चों संधि के कितने भेद हैं, तो संधि में होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
संधि के बच्चों हमारे 3 भेद होते हैं। अगर मैं पूछूं बच्चों कारक के कितने भेद हैं, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, कारक के 8 भेद हैं। मेरे विद्यार्थी जी बताइए समास के कितने भेद हैं? तो समास के कुल कितने भेद हैं बताएंगे? क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। तो समास के विद्यार्थी जी कुल 6 भेद हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन है हाथ साफ करना। बचपन में ही हम लोग मुहावरे पढ़ते थे। मैं तो 4-5 क्लास से ही मुहावरे बच्चों, गांव में हमारे शिक्षक महोदय बहुत अच्छे थे, वो बचपन में ही हम लोग को पढ़ाते थे। भाई बताओ हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बच्चों? हाथ साफ करना मतलब हाथ धोना नहीं, सफाई करना नहीं, चोरी करना या गंदगी फैलाना। हाथ साफ करना मतलब होता है चोरी करना। अगर आपका दिमाग ऑप्शन नंबर सी पे जा रहा है तो बड़ा अच्छा सोचते हैं आप। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि भारत में जो इतनी बेरोजगारी है इसका सबसे मेन कारण क्या है ना? इसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बताइए विद्यार्थी जी, इसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है ना? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग, है ना? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो हमारी जाति प्रथा है, जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बड़े अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है इसको। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? अपने दिमाग से पूछिए भाई। मैंने आपको बताया था सबसे पहला था दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मनगम्मा को किसने किया था? दही वाली मनगम्मा को ना, इसके अनुवादक का नाम था बी आर नारायण। क्या नाम था? इन्हीं का नाम था बच्चों बी आर नारायण, है ना? बी आर नारायण। दूसरा हमारी कहानी था बच्चों ढहते विश्वास। तो आप मुझे बताइए कि ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन थे? इसके अनुवादक थे बच्चों कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, है ना? राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसके अनुवादक थे। तीसरा हमारा कहानी था बच्चों माँ, और माँ कहानी के अनुवादक थे कौन? माँ कहानी के अनुवादक थे बच्चों गोपाल दास नागर। कौन थे? गोपाल दास नागर बच्चों इसके अनुवादक थे। कल हमने पढ़ा है बच्चों नगर कहानी, और नगर कहानी के अनुवादक थे के ए जमुना। कौन थे? के ए जमुना। और मेरे बच्चे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वां कहानी जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। तो मेरे बच्चे क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? कितने बजे हमारा क्लास है बताओ कमेंट बॉक्स में कि धरती कब तक घूमेगी, है ना? धरती कब तक घूमेगी ये बच्चों कितने बजे है? तो ये 8 बजे हमारा क्लास होने वाला है। 8 बजे बच्चों हमारा क्लास होने वाला है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। तो बी आर नारायण ने बच्चों किस कहानी का अनुवाद किया है? तो उन्होंने दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया है। अगला है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? मैंने पढ़ाया होगा बच्चों कि ढहते विश्वास कहानी जो है वो किस भाषा से है। जैसे दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा की है, और ढहते विश्वास कहानी जो है मेरे बच्चे ये उड़िया भाषा से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, है ना? ऐसा टाइपिस्ट महोदय को नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन को दोबारा कैसे लिख दिया उन्होंने ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। आगे है बच्चों कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को कि बच्चों राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, एक चैप्टर था जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके कवि हैं गुरु नानक देव महाराज जी। वहीं पर हमने पढ़ा था कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी विष के समान होती है बच्चों कब? तो लिखेंगे कि राम नाम के बिना। अगला क्वेश्चन है दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपने सुना होगा, कई बार लोग आपको बोले होंगे कि जब आपने प्रणाम किया होगा तो बोला होगा दिन दुना रात चौगुना तरक्की करो। इसका क्या मतलब है? दिन दुना और रात चौगुना तरक्की करने का क्या अर्थ है ना? तो बच्चों दिन दुना रात चौगुना का अर्थ है ऑप्शन ए, दिन रात परिश्रम करना या हानि होना, दिन रात सोना या खूब उन्नति करना। तो बच्चों आपको पता है कि इसका अर्थ होता है
जीवन में खूब उन्नति करना, ऑप्शन नंबर डी, खूब उन्नति करना। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, धन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? मेरे बच्चे, धन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची मतलब ऐसा शब्द जिसको हम उसके जगह पर यूज कर सके, है ना। धन शब्द के जगह, मेरे विद्यार्थी जी, है ना, धन शब्द के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, है ना। तो है ना, धन शब्द के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, धन शब्द की जगह हम संपत्ति यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। हम कहते हैं ना भाई धन संपत्ति, तो धन शब्द की जगह संपत्ति यूज हो सकता है। जैसे मैं कहूं बच्चों आलय, आलय किसके लिए उपयोग होता है, बताना कमेंट बॉक्स में। आलय किसके लिए उपयोग होता है? तो आलय घर के लिए उपयोग होता है ना। आलय किसके लिए? घर के लिए होता है। अगर मैं कहूं बच्चों पुष्प, पुष्प किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पुष्प बच्चों फूल का पर्यायवाची शब्द है, फूल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा मेरे बच्चे, फूल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपके सामने कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 9th क्लास तक में आप पढ़े होंगे कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जल्दी। तो उपसर्ग क्या होता है? अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है ना, शब्द के पहले जुड़ता है। जब भी जुड़ेगा मेरे विद्यार्थी जी तो शब्द के पहले जुड़ेगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकार देखेंगे तो बच्चों पहले अधि जुड़ता है इसमें, अधिकार में अधि है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद, है ना, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से यादव भाई, नेहा है, संगीता, कौशल, सुप्रिया, डोली, श्याम, जल्दी बताओ फटाफट से कि क्या आंसर होगा। मनोहर शब्द का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से, मनोहर शब्द का सही उत्तर, तो मनोहर का होता है बच्चों संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः और प्लस में हर बराबर मनोहर, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा मनोहर का। चलिए, तो 40 क्वेश्चन का टेस्ट आपने दिया, अभी तक में आपका लगभग आपने आंसर तो मिलाया होगा। कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे? यहाँ सारे टॉपर्स बैठे हैं, सभी मेहनती बच्चे बैठे हैं। और एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चों, कम से कम आज टेस्ट का दिन है, आज तो 4000 प्लस लाइक्स पूरे होने चाहिए। ये बच्चे सेशन को भी लाइक कीजिए। यादव भाई कह रहे हैं 40/40। झूठ मत बोलना, नहीं तो गुरुजी को सोचो भाई क्या गुरुजी देखते थोड़ी है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। किसी भी विद्यार्थी जी को झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। आज के दिन तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है आप लोगों को। अगला, अब 41 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? अगर मैं ग्राम शब्द का विशेषण बनाना चाहूं बच्चों, तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो सकता है? ग्रामन, ग्रामीण, ग्रामिणी और ग्रामिणी, बताओ ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? बच्चों ग्राम शब्द का विशेषण होता है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होगा। 42 है बच्चों, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? उस दिन आप लोग मुझसे पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया होगा कि व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने बताया पहला बच्चों आपको कि वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो वर्ण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण के बाद हमने बताया फिर कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने सिखाया होगा भाई व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया होगा कि बच्चों स्पर्श, है ना, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या बच्चों आपने 25 बताया होगा, है ना। ऐसे अगर मैं पूछूं कि व्यंजन, ऐसे मैं पूछूं बच्चों कि स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर्ण वर्ण कितने हैं, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या बच्चों 11 है। और व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण की संख्या बच्चों कुल आप लोगों ने 33 बताई थी। उसमें मैंने पूछा होगा बच्चों कि अंतस्थ कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो अंतस्थ की संख्या 4 है। उष्म व्यंजन कितने हैं? तो उष्म व्यंजन की संख्या भी मेरे विद्यार्थी जी आपने 4 बताया होगा। हमने अयोग्य वाह पूछा होगा, अयोग्य वाह की संख्या कितनी है? तो अयोग्य वाह की संख्या 2 है। तो ये सब बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है हमारा स्पर्श, दूसरा होता है ना, स्पर्श, दूसरा होता है अंतस्थ, अंतस्थ, और तीसरा होता है उष्ण। तो 3 प्रकार के होते हैं। 43 है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? यानी दही वाली मगम्मा कहानी अगर आपने पढ़ा है तो उसके लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक का नाम क्या है?
तो दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक हैं उसका नाम है बच्चों श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, श्रीनिवास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मगम्मा कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा से लिया गया है बच्चों बताइए। तो दही वाली मगम्मा, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि मगम्मा दही बेचती थी और बेचते बेचते उसके कान में लग जाता था। तो बच्चों ये कन्नड़ भाषा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है बच्चों कि किसके, है ना, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? मैंने पढ़ाया था आपको कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन ए है कर्मकांड के बिना, ऑप्शन बी है मूर्ति पूजा के बिना, ऑप्शन सी है चारों धाम की यात्रा के बिना, ऑप्शन डी है गुरु ज्ञान के बिना। तो आप लोग पढ़े होंगे, आप बताइए कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो बच्चों सही उत्तर है कि गुरु ज्ञान के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 है मेरे बच्चे, है ना, 46 है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? किस कहानी में यह वाक्य लिखा है कि उस घर में सास और बहू की स्वतंत्रता में होड़ लगी है? मेरे बच्चे जल्दी बताओ है ना, लिखा गया है किस कहानी में ये बोला है सास बहू? तो सास बहू का झंझट बच्चों दही वाली मगम्मा कहानी में है। नेक्स्ट है बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन है कि रगम्पा था, ऑप्शन ए जुआड़ी था, व्यापारी था, वकील था या किसान था? बच्चों बताओ रगम्पा क्या था? तो आपको पता होगा कि रगम्पा उसके गांव का एक जुआड़ी था जो पैसे उधार मांग रहा था मगम्मा से। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? संज्ञा 5 क्लास के बुक में भी आपको मिलता है भाई, संज्ञा पढ़ते हैं हम लोग बचपन से। जातिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो बताओ मेरे बच्चे कि द्रववाचक संज्ञा इसमें कौन सा है? जब संज्ञा हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम सिखाते हैं कि द्रववाचक संज्ञा में वो नाम आते हैं जिसको नापा या तौला जाता है, जिसको नापा या तौला जाता है। जैसे अगर मैं कह दूं बच्चों गुच्छा, तो गुच्छे को हम नापते तौलते नहीं है, ये समूहवाचक संज्ञा है। ये समूह में होते हैं तेल, तेल को बच्चों हमेशा नापते हैं या तौलते हैं, तो तेल आंसर होगा। शहर कहने से सभी शहर आ जाते हैं, तो ये इसमें जातिवाचक हो गया। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कक्षा, कक्षा भी एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आंसर यहाँ पर बी होगा तेल। क्वेश्चन नंबर अगला है बच्चों कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद, बच्चों संधि विच्छेद कोई जाने या ना जाने, कम से कम इतना जरूर हर कोई जानता है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा आप बताइए मुझे। तो विद्यालय का क्या होता है? विद्या और प्लस में आलय होता है, विद्या और प्लस में आलय बराबर विद्यालय होता है, विवेक जी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है और बच्चों कहते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है और अंत भला तो सब भला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म, अगर आपने सही सही बता दिया तो बहुत बड़ी बात है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्यारे बच्चों इसी के साथ आज हम लोगों ने अभी तक में जो भी सिलेबस पढ़ा था, वहां से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अभी सिलेबस ही हम लोग बहुत कम पढ़े हैं बच्चों, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ, नहीं तो और भी क्वेश्चन ऐड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टेस्ट बहुत 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 अच्छा लगा मेरे बच्चे, है ना। अब मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। सबसे पहला कि आपको अपना स्कोर बताना है ना, एक तो अभी बता दीजिए, एक लाइव कटने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा मेरे बच्चे कैसा रहा बच्चों टेस्ट, है ना, टेस्ट कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम हर संडे बच्चों ऐसे टेस्ट लेंगे, ताकि आपका क्या होगा रिवीजन चीज, है ना, चीजें रिवाइज होती रहेंगी बच्चों। स्कोर और टेस्ट कैसा लगा ये 2 चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सर बहुत अच्छा लगा सर, मस्त लगा सर, विनर बन गए सर हम लोग। हाँ, तो जो भी बच्चे अधिक, है ना, देखो जो भी बच्चे, है ना, मैं बताता हूं, अगर आपने 30 प्लस स्कोर किया है
है ना। आप बच्चों एवरेज विद्यार्थी हो, एवरेज। अगर आपने 40 प्लस किया है तो आप ठीक ठाक विद्यार्थी हो। अगर 45 प्लस स्कोर किया है देन आप कह सकते हो बच्चों, है ना, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं आप, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। 45 प्लस भी अगर आपका स्कोर हुआ है तो बहुत अच्छा है। तो आप सभी को ढेर सारा हम आशीर्वाद दिए बच्चों, है ना। मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आया गुरुजी, आप सभी को आशीर्वाद है। अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर लेकर आइए। अब आपको ये दो क्वेश्चन, पहला स्कोर कितना हुआ और टेस्ट कैसा लगा, ये दो चीज बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्लास खत्म होने के बाद। और जो बच्चे कोर्स परचेज नहीं कर पाए हैं, मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं बच्चों, क्योंकि सिलेबस ऐप, बहुत चीजें हम लोग ऐप पर पढ़ाते हैं, तो बच्चों मात्र 749 रुपए में आपको पिछले साल का पढ़ाया हुआ पूरा कोर्स, इस साल का लाइव बैच, इस साल का क्रैश कोर्स, सब आपको मिलता है बस इतनी सी फीस में। तो आप लोग जरूर इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, है ना। अगर कहीं दिक्कत हो तो 7700879453 हमारा नंबर है। अब बच्चों हमारा अगला क्लास कितने बजे है बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सब लोग बताओ। तो नेक्स्ट हमारा क्लास है बच्चों 8 बजे, है ना। तो 8 PM में मिलते हैं। हमारा एनसी मतलब नेक्स्ट क्लास कितने बजे है, 8 बजे है। और बच्चों इस क्लास के बाद हमारा वर्णिका बुक समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग अब जाइए, वीडियो लाइव खत्म होने के बाद कमेंट कीजिएगा। आप सभी के कमेंट को मैं खुद से पढ़ूंगा और आप सभी के कमेंट में मैं दिल बच्चों खुद से दूंगा। जरूर लिखना टेस्ट में स्कोर कैसा रहा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों, लव यू, लव यू, लव यू बच्चों। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कितने बजे, 8 बजे।